हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। जुड़ जाएंगे हमारे साथ सारे लोग। जैसा कि आप सभी को पता है आज की जो हमारी क्लास है उसी का पार्ट 2 है जो हमने कल की थी। कल जो क्लास की थी उसी का पार्ट 2 आज की क्लास है। तो आज हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज हम इस क्लास को ख़त्म करेंगे और हम जो भारत के प्रमुख विरासत और सांस्कृतिक स्थल हैं उनके बारे में हम लोग आज जान जाएंगे। इसके बाद जो हमारी क्लास होगी वो होगी भारत के यूनेस्को साइट। इनमें से बहुत सारे यूनेस्को साइट थे, लेकिन यहाँ पे सारे हमारे यूनेस्को साइट कंफर्म या कवर नहीं हो पाएंगे। ये थे हमारे सांस्कृतिक और विरासत स्थल भारत के प्रमुख। अब इनमें से कुछ हो सकते हैं कि आपके हेरिटेज साइट थे या नहीं थे, बट हम हेरिटेज साइट को जो यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट जिनको डिक्लेयर किया गया है हम उनकी एक अलग से क्लास करेंगे। ठीक है, तो उसमें लगभग 38 के आसपास प्लेस है हमारे पास, तो हम उनकी क्लास एक अलग करेंगे। तो प्रमुख सांस्कृतिक व विरासत स्थल पार्ट सेकेंड। और आपको पहले दिख रहा है एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो एलोरा की गुफाएं जो थी वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। कहाँ पर? ये महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का एक जनपद है औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। और इसी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अर्थात इसी औरंगाबाद जनपद में, महाराष्ट्र जो औरंगाबाद है उससे लगभग 29-30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। औरंगाबाद का जो मुख्य शहर है उससे लगभग 29-30 किलोमीटर दूर स्थित है आपकी एलोरा की गुफाएं। यहाँ पर जो लगभग 100 गुफाएं हैं, यहाँ पर जो एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पर लगभग 100 गुफाएं हैं। इन 100 गुफाओं में से 34 गुफाएं ओपन है, अर्थात जो 34 केव्स हैं वो ओपन है। आप यहाँ पर जा सकते हैं और इनको देख सकते हैं। इन 34 गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये 3 धर्मों के लिए है, जैसे कि बौद्ध धर्म होता है। अब हमारा क्या होता है? बौद्ध धर्म होता है, और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, और साथ के साथ जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तो 1 से लेके 34 तक गुफाएं इन 3 धर्मों के लिए यहाँ पर हैं। अगर हम लोग बात करें कि किस प्रकार से हैं, तो 1 से 12 तक की जो गुफाएं आपकी क्या हो जाएगा, 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हैं, 1 से 12 तक। तो अर्थात 12 गुफाएं हो जाती हैं। और इसके आगे 13 से लेके 29 तक लगभग 17 गुफाएं हो जाती हैं। कितनी? 17 गुफाएं हो जाती हैं। ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हैं। बाकी बात 29 के बाद 30 से लेके 34 तक ये कितनी हो जाती हैं? 5 गुफाएं हो जाती हैं। ये जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हैं। किसके लिए? जैन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, हाँ, एलोरा की गुफाएं आगे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं। एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में चट्टानों को काट कर बनाई गई हैं। ये प्राचीन वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। एलोरा का प्राचीन नाम एलापुरा था। क्या था एलोरा का प्राचीन नाम? एलापुरा था। स्थानीय भाषा में इसे एलुरा, स्थानीय भाषा या इसे लोकल लैंग्वेज में एलुरा कहते हैं, अर्थात वेरुल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वेरुल कहा जाता है। ये राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में निर्मित बौद्ध तथा ब्राह्मण, ये राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में निर्मित हैं। कब हैं ये? राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे भारत में, उनके शासक काल में निर्मित बौद्ध तथा ब्राह्मण कालीन गुफाओं के समूह हैं। बाद में यादव वंश के शासनकाल में बनाई गई जैन गुफा समूहों के उत्तर संस्करण भी इसमें जुड़ गए। अर्थात जैसे कि मैंने बताया ना कि 100 गुफाओं का समूह है, तो ये यादव वंश के शासनकाल में भी बनाई गई, इसमें कि आपकी 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं, 30 से 34 तक की। अर्थात कहने का मतलब ये है, ये किसी एक वंश के शासकों ने इनका निर्माण नहीं कराया। ठीक है, एक वंश के शासकों ने इनका निर्माण नहीं कराया। चलिए, तो एलोरा की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। क्या है? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो वर्तमान में तो देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। अभी यहाँ पर चुनाव हुए हैं 21 अक्टूबर को, अर्थात परसों यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 21 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव हुए हैं। 21 अक्टूबर को यहाँ पर चुनाव हुए हैं। तो 21 अक्टूबर को जब चुनाव हुए, इनकी वोटिंग की जो काउंटिंग होगी वोट की, वो 24 अक्टूबर को होगी। अर्थात 24 अक्टूबर को पता लग जाएगा कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर अब कौन रहने वाले हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि फिर से देवेंद्र फडणवीस ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस ही यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, जिनका कि जो कि बीजेपी के
चीफ मिनिस्टर हैं, किसके हैं, बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। और बीजेपी ने यहाँ पर शिवसेना के साथ मिलके, किसके साथ मिलके, शिवसेना के साथ मिलके, शिवसेना के साथ मिलके यहाँ पर पिछली बार 2014 में सरकार बनाई थी। क्या बनाई थी, 2014 में यहाँ पर सरकार बनाई थी। फिर से बीजेपी यहाँ पर रिपीट करते हुए दिख रही है। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ के जो गवर्नर हैं, तो गवर्नर कौन है यहाँ के, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है गवर्नर साहब की, जो कि 5 सितंबर 2019 को हुई है। कब हुई है, 5 सितंबर 2019 को, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। क्या है, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो भगत सिंह कोश्यारी आपके विद्यासागर राव की जगह यहाँ के नए गवर्नर बने हैं। सी विद्यासागर राव की जगह भगत सिंह कोश्यारी अब यहाँ के क्या बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं, जिनकी नियुक्ति हुई थी 5 सितंबर 2019 को। कब हुई थी, 5 सितंबर 2019 को इनकी नियुक्ति हुई थी। जबकि हम बात करें कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, अर्थात गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्षों का गवर्नर का कार्यकाल होता है। कितना होता है, 5 वर्ष का गवर्नर का कार्यकाल होता है। इसके आगे हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पर, और आगे आपको दिख रहा होगा कि ये है आपकी क्या, ये है आपकी एलोरा की गुफाएं। ये है आपकी क्या, एलोरा की गुफाएं, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बात करें अगर यूनेस्को साइट की, तो ये भी यूनेस्को साइट भारत में घोषित कर दी गई है 1983 में। कब, 1983 में ये यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई है। अगर यूनेस्को की बात करें हम लोग, तो यूनेस्को का जो यूनेस्को की जो स्थापना थी 1945, और यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है वो आपके पेरिस में, कहाँ पर है, आपके पेरिस में। चलिए आगे देखते हैं, हम आपका आगे देखते हैं अगली स्लाइड की तरफ, और अगली है आपकी स्क्रीन पर अजंता की गुफाएं। क्या है, अगली है आपकी अजंता की गुफाएं। तो आपको दिख रहा होगा अजंता की गुफाओं की अगर हम लोग बात करें, तो इस अजंता की गुफाएं, यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं हैं जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित लगभग यहाँ 30 गुफाओं की संख्या है इन अजंता की गुफाओं में, अजंता की गुफाओं में। आगे हम लोग देखते हैं, ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है, अर्थात ये भी और पिछली वाली भी आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, चाहे वो अजंता हो और चाहे वो एलोरा हो, दोनों की दोनों कहाँ पर है, आपकी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और कल हमने एलिफेंटा की गुफाएं देखी थी, वो कहाँ पर स्थित थी, वो मुंबई में स्थित थी। ठीक है, तो ये गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। वे शिलाओं को काटकर निर्मित 30 बौद्ध गुफा स्मारकों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 30 बौद्ध धर्म को मानने वाली स्मारक स्थित हैं। ठीक है, गुफाओं में स्मारक स्थित हैं। ये दीवारों पर अत्यधिक नक्काशीदार छवियां उकेरी गई हैं, अर्थात यहाँ पर बहुत सारी दीवारें हैं ना, जो वॉल है इस गुफाओं की, वहां पर काफी छवि अर्थात काफी ज्यादा चित्र बनाए गए हैं बहुत सारे लोगों के। तो इन गुफाओं के स्मारक ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेके 5वीं सदी तक के हैं। क्या है, इन गुफाओं के जो स्मारक हैं वो ईसा पूर्व में अगर बात करें हम लोग, तो दूसरी ईसा पूर्व से लेके 5वीं सदी तक हैं। इन्हें वर्ष 1983 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। 1983 में इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है यूनेस्को को द्वारा। ठीक है, अजंता गुफाएं सघन वनों से घिरी हुई हैं और लंबे समय से इनका उपयोग नहीं किया गया था। बाघुर नामक छोटी नदी अजंता गुफाओं के अति समीप से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अजंता गुफाओं के पास से कौन सी नदी गुजरती है, तो इसका नाम है बाघुर। ठीक है, बाघुर नदी अजंता की जो गुफाएं हैं इनके काफी करीब से गुजरती हैं। तो ये भी आपके महाराष्ट्र में है, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और दोनों कॉमन चीज ये है कि दोनों औरंगाबाद में है। एक और कॉमन चीज ये है कि जो ये 1983 में दोनों एक साथ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड की गई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर की गई थी। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1983 और पिछली वाली भी 1983। इसके आगे हम लोग चलते हैं, और ये है आपकी क्या, ये है आपकी अजंता की गुफाएं। जैसे कि आपको दिखने में दिख रहा होगा, देखने में लग रहा होगा कि अजंता की गुफाएं किस प्रकार से शिलाओं को काट के बनाई गई हैं। ये ऊंचे ऊंचे शिलाएं हैं, मतलब पहाड़ हैं, इनको काट के इसी के अंदर बनाई गई ये गुफाएं हैं। ठीक है, इन्हें पहाड़ों को काट के बनाया गया है, इनके लिए किसी अलग
किसी प्रकार के अलग से निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ये है बेसिकली आपकी गुफाएं, ठीक है। जैसे कि ये पहाड़ है पूरा, इसके अंदर काट के इस पहाड़ों को बहुत मुश्किल से काटा गया होगा और काट के इनमें अंदर गुफाएं बना दी गई हैं। ये लगभग 30 गुफाएं हैं यहाँ पर। कितनी हैं? ये लगभग यहाँ पर 30 गुफाएं हैं जो कि चारों तरफ जंगल से घिरी हुई। यहाँ पर लोगों का पर्यटन स्थल से आना जाना रहता है। वैसे यहाँ पर किसी का कोई निवास स्थान वगैरह नहीं होता। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं इसके बाद, और आगे देख रहे हैं बोध गया। बोध गया से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बोध गया तो आप सबको पता होगा कि बोध गया के बारे में वैसे भी भगवान बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति भगवान बुद्ध को इसी बोध गया में हुआ था। बोध गया की अगर हम लोग बात करें तो बोध गया आपके बिहार में पड़ता है। कहाँ पर? बिहार में पड़ता है। अगर बोध गया की हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक मंदिर है जिसे हम महाबोधि मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? महाबोधि मंदिर कहते हैं, जो सबसे ज्यादा पूजनीय स्मारकों में से एक माना जाता है। क्या माना जाता है? महाबोधि मंदिर। ये बोध गया का महाबोधि मंदिर सबसे ज्यादा पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। पूजनीय स्थलों में से एक माना जाता है। इसे 2002 में, इस मंदिर का जो परिसर है ना, इस मंदिर का जो परिसर है, इसको 2002 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है, विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है। और इसी जगह को क्या माना जाता है? भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल, अर्थात जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर एक मेला भी लगता है जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मानते हैं। बुद्ध पूर्णिमा होती है आपके वैशाख के महीने की, अर्थात वैशाख का महीना जो अप्रैल और मई के बीच में होता है। पहले चैत्र फिर वैशाख, वैशाख के महीने की जो पूर्णिमा होती है हम उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। और इसी बुद्ध पूर्णिमा के समय पर, इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। क्या लगता है? प्रसिद्ध मेला लगता है। इस स्थान के कई और नाम हैं। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो इस स्थान के कई और नाम हैं, जिसमें से कि इसे उरुबेला, कई शास्त्रों में इसको उरुबेला भी कहा जाता है। इसके नाम बता रहा हूं मैं, ठीक है। कई शास्त्रों में इसको ऐतिहासिक दृष्टि से हम लोग देखें तो इसके एक नाम है उरुबेला, एक नाम है आपका वज्रसेना। वज्रसेना भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको वज्रसेना कहा जाता है। महाबोधि इसको कहा जाता है। संबोधि इसको कहा जाता है। तो महाबोधि और संबोधि तो भगवान बुद्ध के नाम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध के नाम से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अगर बात करें भगवान बुद्ध के नाम से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर कई बौद्ध मठ हैं, जिनमें से एक है आपका क्या? बोधिमंड बिहार, बोधिमंड बिहार जिनको कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे बोध गया बिहार के गया जिले में स्थित है, और यह बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए पवित्र स्थानों में से एक है। अर्थात जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं उनके लिए काफी पवित्र स्थल है। बोध गया में महाबोधि मंदिर सबसे अधिक पूजनीय स्मारकों में से एक है। क्या है? महाबोधि मंदिर सबसे अधिक पूजनीय स्थानों में से एक है आपका मंदिर, और उसके चारों ओर के परिसर को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। यह वह स्थान माना जाता है जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात वो निर्वाण स्थल माना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। ये बुद्ध पूर्णिमा होती है वैशाख के महीने में, अभी मैंने बताया था। ठीक है, वैशाख के महीने की जो पूर्णिमा होती है हम उसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये दिख रहा है आपको एक मंदिर, जो कि बोध गया का ही एक मंदिर है। ठीक है, बोध गया में बहुत सारे मंदिर हैं, उनमें से एक आपको मंदिर दिख रहा है यहाँ पर बोध गया का। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे आपका महाबलीपुरम। क्या है? महाबलीपुरम पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा महाबलीपुरम, क्योंकि यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात की महाबलीपुरम में। इसका एक और नाम है जिसे हम मामल्लापुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक और नाम है जिसे हम मामल्लापुरम कहते हैं। इसका नाम महाबलीपुरम या मामल्लापुरम क्यों पड़ा? तो एक यहाँ के शासक थे जिसे हम नरसिम्हन प्रथम के नाम से जानते थे। किसके नाम से? नरसिम्हन प्रथम के नाम से जानते थे। उन्होंने यहाँ पर काफी निर्माण कराया, काफी मंदिरों का निर्माण कराया, और कहा जाता है कि साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने वाला छोटा सा शहर माना जाता है। सबसे ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करता है महाबलीपुरम। ठीक है, तो एक शासक थे यहाँ के जिनका नाम था नरसिम्हन प्रथम। इनका दूसरा नाम था महामल्ला। क्या नाम था इनका? महामल्ला इनका दूसरा नाम था। और इन्हीं महामल्ला के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा महामल्लापुरम या महाबलीपुरम। ठीक है, महामल्लापुरम या महाबलीपुरम। इस महामल्लापुरम की बात करें या महाबलीपुरम की बात करें तो ये पल्लव शासकों के समय एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था।
ये पल्लव शासकों के समय लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास। एक ये प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, यहाँ पर बहुत सारे जो यात्री हुआ करते थे वो आया करते थे, तो प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता था उस समय, प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता था, अर्थात पोर्ट के रूप में महाबलीपुरम। अगर महाबलीपुरम की बात करें, मैंने कहा कि छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा टाउन है, तो इसके अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चेंगलपट्ट क्या है, ये चेंगलपट्ट जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये चेंगलपट्ट, तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जनपद में स्थित है, चेंगलपट्ट जनपद में स्थित है, समुद्र के किनारे स्थित है ये शहर छोटा सा। तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन ऐतिहासिक शहर है यह तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर स्थित है। महाबलीपुरम स्मारकों के समूह को जिसे पंचरथ के नाम से जाना जाता है, पंचरथ यहाँ पे बने हुए हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कई बार आपके यूपीपीसीएस में और यूपीएसआई में पूछा गया, पंचरथ के मंदिर वगैरह के बारे में कि इनका निर्माण किसने करवाया, तो इनका निर्माण भी नरसिम्हन प्रथम ने ही करवाया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पंचरथ के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, ये क्या है, इसको भी यूनेस्को साइट बनाया गया है। लेकिन इसको कब बनाया गया है, इसको बनाया गया 1984 का 8th सेशन था यूनेस्को का। इसी 8th सेशन में इसको 1984 में महाबलीपुरम को भारत का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसको। ये स्थान की अगर बात करें तो ये चेन्नई से लगभग 58 किलोमीटर दूर है, चेन्नई से 58 किलोमीटर दूर है आपका महाबलीपुरम। तो अगर हम आगे बात करें कि विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, पंचरथ एक रथ के समान दिखता है, पंचरथ जो है आपके एक रथ के समान दिखता है और प्रत्येक को ग्रेनाइट के एक ही पत्थर में तराशा गया है। इन स्मारकों को पांडवों और उनकी पत्नी द्रौपदी के नाम दिए गए हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण वास्तुकला समुद्र तट का मंदिर शोर टेम्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, समुद्र तट का मंदिर जिसे हम शोर टेम्पल कहते हैं। ठीक है, तो ये काफी प्रसिद्ध है शोर टेम्पल। इसके आगे हम लोग चलते हैं। हाँ, ये है आपका क्या, शोर टेम्पल, जो कि आपका कहाँ पर है, मामल्लापुरम अर्थात महाबलीपुरम में। इसके आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं लोथल काफी प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन सभ्यता का शहर है, जो कि आपके वर्तमान में गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है आपका ये लोथल। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लोथल से। इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, इस लोथल का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है, इसीलिए इस लोथल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए कि लोथल कहाँ पर स्थित है, क्योंकि आपका पूछा जाता है हड़प्पा कालीन सभ्यता के शहरों की जब बात आती है तो लोथल का उसमें सबसे ऊपर जिक्र रहता है और पूछा जाता है कि लोथल कहाँ पर स्थित है, किस भारत के किस राज्य में ये स्थित है। तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है, भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगर हम लोग गुजरात की बात करें तो गुजरात की स्थापना होती है 1960 में। 1960 में भारत का 15वां राज्य बना। क्या बना, लोथल 1960 में भारत का 15वां राज्य बना। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, भारत का 15वां राज्य बना, जो कि बंबई प्रांत से अलग करके बनाया गया था, बंबई प्रांत से अलग करके बनाया गया। वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो विजय रूपानी हैं। कहाँ के, गुजरात के। विजय रूपानी गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं। और अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें हम लोग तो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। कौन है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के, आपके गुजरात के। लोथल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। लोथल को हड़प्पा सभ्यता के बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता था। जब हमारे यहाँ पर हड़प्पा कालीन सभ्यता होती थी तो हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि लोथल उस समय बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में, लोथल उस समय बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता था, बंदरगाह नगर के रूप में ये जाना जाता था। आगे देखेंगे, यह गुजरात राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोफेसर SR राव ने 1955 से लेकर 1960 तक लोथल स्थल की खुदाई की। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि लोथल स्थल की खुदाई किसके निर्देशन में या किसके सर्वेक्षण में की गई, तो SR राव। किसके, SR राव, जो कि प्रोफेसर थे ASI के, जो कि ASI के प्रोफेसर थे। 1955 से लेकर 1960 तक यहाँ पर खुदाई की गई, लोथल में 1960 तक खुदाई की गई। खुदाई की गई और लोथल स्थल की खुदाई की गई थी। यह सिंध से हड़प्पा नगरों और सौराष्ट्र प्रायद्वीप के बीच, सिंध से, जो सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, जो सिंध से हड़प्पा नगरों और सौराष्ट्र, जो कि भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है, गुजरात का ही हिस्सा है सौराष्ट्र, प्रायद्वीप के बीच साबरमती नदी के प्राचीन मार्ग से व्यापार के लिए जोड़ता था। साबरमती मतलब सिंध को सौराष्ट्र के बीच क्या करता था, सिंध से सौराष्ट्र को व्यापारिक मार्ग से जोड़ता था, साबरमती नदी के से होते हुए। यह सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था।
ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे समृद्ध नगरों में से एक था, क्योंकि यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ के जो मोती हुआ करते थे, क्या मोती और जो रत्न हुआ करते थे, रत्न और मूल्यवान आभूषणों का यहाँ से व्यापार होता था पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक। क्या होता था, यहाँ से, इस नगर से प्राचीन समय पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय से कहा जाता था कि यहाँ से मोती, रत्न और मूल्यवान आभूषणों का यहाँ से व्यापार होता था एशिया के विभिन्न देशों तक और अफ्रीका के देशों तक, इसीलिए इसे उस समय प्राचीन, इस समय से काफी समृद्ध शहर माना जाता था, काफी समृद्ध शहर माना जाता था। चलिए, ये आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड नहीं किया गया है तो मैंने यहाँ पर इसको नहीं बताया। लोथल के बाद हम लोग देखते हैं, ये हमारा लास्ट था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। जितने भी हम बचे हैं हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। इनको आप याद रखेंगे कौन सा कहाँ पर है, कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डिक्लेयर किया गया है या कब किया गया है, तो कब किया गया है, उस राज्य के चीफ मिनिस्टर, उस राज्य के गवर्नर, उस राज्य की स्थापना, आप इन चीजों को विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है। इस क्लास के अगर पीडीएफ आज ना मिल पाए तो वेट कर लेना थोड़ा सा, क्या कर लेना, वेट कर लेना थोड़ा सा, 10-11 बजे तक दिन में या 12 दोपहर तक आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ दोपहर तक आपको मिल जाएगी। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।